एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप नए हो तो वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ वेजेस। इसके पहले हम लोग थ्योरी ऑफ रेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हमें पता है कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन सब का प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है और इस कंट्रीब्यूशन के बदले में इन्हें कुछ पेमेंट मिलती है। ये पेमेंट कैसे मिलेगी, इसका रेट क्या होगा, इन्हीं चीज़ों को डिसाइड करने के लिए कुछ थ्योरीज हैं जो कि हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए सेपरेट है। ओके उसी सीरीज़ में जो नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज़ लेबर, हम उसको कैसे पेमेंट मिलना है ये डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ वेजेस के अंडर। ओके नाउ सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वेजेस होता क्या है। तो लेबर इज वन अमंग द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द पेमेंट मेड टू लेबर फॉर इट्स वर्क इज कॉल्ड वेजेस इन इकोनॉमिक्स। प्राइस पेड टू लेबर्स फॉर देयर वर्क इज नोन एज वेजेस। द वर्क मे बी फिजिकल और मेंटल। देखो यूजुअली जब भी हम वेजेस मतलब क्या, इसको अगर हम हिंदी में बोले तो इसे मजदूरी कहा जाता है या फिर लेबर। हम जब भी ये वर्ड लेबर यूज़ करते हैं हमें एक ऐसे हमारे जहन में एक ऐसे इंसान की सूरत आती है या एक ऐसे इंसान की इमेज बनती है जो कि फिजिकल वर्क यूजुअली कर रहा हो। बट इन इकोनॉमिक्स या फिर यहाँ पे जो हम वेजेस की डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ फिजिकल वर्क के लिए नहीं बल्कि मेंटल वर्क के लिए भी जो उन्हें पेमेंट मिलेगा उन्हें भी वेजेस ही कहा जाएगा। क्लियर। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो अ वेज में बी डिफाइंड एज अ सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू अ वर्कर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। बेनहम की डेफिनेशन है ये। और दूसरी है वेजेस इज द पेमेंट टू अ लेबर फॉर इट्स असिस्टेंस टू प्रोडक्शन। प्रोफेसर जे.एल. हैंसन की डेफिनेशन है। ओके नाउ अगर हम बात करें कि वेजेस को कैसे क्लासीफाई करें, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले है टाइम वेजेस। मतलब क्या, जब हम लेबर को टाइम के बेसिस पे वेज पेमेंट करते हैं तब हम बोलेंगे कि हम वहाँ पे टाइम वेजेस पे कर रहे हैं। क्लियर। जैसे कि अगर 8 घंटे काम करवा रहे हैं और उसके बदले में उसे हम 1000 रुपये दे रहे हैं तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम टाइम वेज पे कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ पीस वेजेस। इसका मतलब होता है जब हम, ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा जाता है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे कोई सामान बनता है। इस केस में जितना यूनिट का वो प्रोडक्शन करेगा इतना उसको वेज मिलेगा। तो यहाँ पे जो पेमेंट होती है लेबर की वो जो क्वांटिटी काम प्रोड्यूस करता है, ये क्वांटिटी ऑफ वर्क है उस पर डिपेंडेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज टास्क वेजेस। लेबर इज गिवन द प्राइस फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। यहाँ पे एक लेबर को काम दे दिया जाता है कि भाई आपको ये काम करना है, ठीक है। अब लेबर और उसके बदले में आपको हम इतना वेजेस देंगे। अब लेबर पे डिपेंड करता है कि वो उस टाइम को कितने टाइम में करे। चाहे तो वो उसको 10 दिन में करे, चाहे तो वो उसको 7 दिन में, और ज़्यादा एफिशिएंट है तो वो 5 दिन में भी ख़त्म कर सकता है। तो मेरी नज़र में तो सबसे बेटर वाला टाइप यही है वेज का, क्योंकि इससे लेबर की एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, कम टाइम में काम भी ख़त्म हो जाता है। खैर ये तो अपना अपना नज़रिया हुआ। अगला है कैश वेजेस। अब आप सोचोगे कि मैम ज़्यादातर तो वेजेस कैश में ही पे होते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी भी गाँव में, रूरल एरियाज़ में जो वेजेस मिलते हैं वो कमोडिटी के हिसाब से मिलते हैं। लाइक काम करवा लिया, उसके बदले में कोई सामान दे दिया, तो जब ऐसा होता है उन्हें काइंड वेजेस कहा जाता है। क्लियर। नाउ सबसे पहला है सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस। जब हम ये इन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है और ये गलत लगना लाजमी है, बिकॉज ये बहुत सारी थ्योरीज उस टाइम दी गई थी जब कैपिटलिज्म सिस्टम था। मतलब क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी और प्राइवेट ओनरशिप था। इस केस में लेबर्स को ह्यूमन बीइंग समझा ही नहीं जाता था और उनसे ज़्यादा काम करवा के कम पैसा दिया जाता था। ठीक है। सबसे पहला है जैसे कि सब्सटेंस थ्योरी ऑफ वेजेस। इसमें आप देखोगे ये जो थ्योरी दी थी डेविड रिकार्डो ने दी थी, और एज पर दिस थ्योरी उनका अजम्पशन ये था कि जो लेबर हैं या वर्कर्स हैं ये सिर्फ एक कमोडिटी हैं जो कि प्रोडक्शन में काम आने वाले हैं, और उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो मिनिमम पैसा चाहिए बस वो दे दो और वही उनका वेज रेट हो जाएगा। और इसके लिए एक अच्छा लॉजिक भी दिया गया। ये दिया गया कि अगर हम उनका जो वेज रेट है उससे ज़्यादा करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वेज रेट को फिक्स कर दिया गया कि 100 रुपये डेली देंगे, और अगर हम इसे 100 से 200 कर देते हैं तो क्या होगा, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी। लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा होगा, डिमांड उतनी होगी नहीं तो वेज रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वहीं अगर वेज रेट को कम फिक्स किया जाता है, 100 से 50 रुपये कर दिया जाता है, इन दैट केस क्या होगा, वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो
जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लगेगा, और डिमांड क्योंकि वही रहेगी तो इस केस में उनको ज़्यादा वेज रेट मिलने लगेगा, क्योंकि इतना इतना अगर वो मेंटेन नहीं किया गया तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो इतना टेंशन लेने का फ़ायदा क्या है, जो सब्सिस्टेंस लेवल है उसी के अकॉर्डिंग उनको वेज दे दो। इस थ्योरी के एक और नाम से जाना गया, दैट इज आयरन लॉ ऑफ वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वेज फंड थ्योरी। ये जो थ्योरी दी थी वो दी थी एडम स्मिथ ने, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया ये जो एम्प्लॉयर है वो एक सेविंग्स बनाए, मतलब सेविंग्स एक फंड बनाए, ठीक है, और इस फंड को यूज करे वो अपने वर्कर्स को वेज देने के लिए। अब डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर कितना ज़्यादा एफिशिएंट है अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, ठीक है, और जितना पैसा उसके पास सेविंग्स में आया उसको से वो जो वेज फंड उसने बनाया है उसी के थ्रू लेबर्स को पेमेंट कर दे। अब डिपेंड करता है कि लेबर्स अगर ज़्यादा हैं, वेज फंड उतना ही है, तो लेबर्स को कम पैसा मिलेगा। वहीं अगर वेज फंड ज़्यादा क्रिएट हो गया है तो उस केस में लेबर्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। ये क्या क्या क्रिटिसाइज किया गया कि ये जो सेविंग्स आनी है, हम जो सेविंग्स की बात कर रहे हैं, ये सेविंग्स आएंगी कहाँ से, इस चीज़ को एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया गया इस थ्योरी में, जो कि गलत था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस। ये जो थ्योरी दी थी वो दी थी कार्ल मार्क्स ने। अगर आपने कार्ल मार्क्स का नाम नहीं सुना तो थोड़ा सुन लीजिए। जब कैपिटलिज्म सिस्टम था, मैंने भी आपको बताया ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या था, प्राइवेट ओनरशिप था, मतलब जो लेबर्स थे उनको इंसान नहीं समझा जाता था, उनसे एक्स्ट्रा काम करवा के बहुत कम पैसे दिए जाते थे। इस केस में उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। कार्ल मार्क्स ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कैपिटलिस्ट को ये बताया कि देखो, आप ये जो आपके पास जो पैसा आया है, आपके पास जो पूंजी है, ये इन्हीं लेबर्स के खून पसीने की कमाई जिस पे आप ऐश कर रहे हो, जो कि गलत है। तो जितना भी सरप्लस आपका बन रहा है, सरप्लस क्या, ये जो एक्स्ट्रा लेबर्स आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी वेल्थ को बढ़ाने में, तो वो जो आपको एडिशन हो रहा है आपकी वेल्थ में, उसको आप अपने लेबर्स में बांटो। ठीक, ये थ्योरी आपकी उसी टाइम की थी और कहती थी कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अपने सरप्लस वेल्थ को लेबर्स में नहीं बांटते हो, तो वो गलत है। ओके, नेक्स्ट वन इज रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। ये जो थ्योरी थी ये फ्रांसिस ए वॉल्कर ने दी थी। अकॉर्डिंग टू वॉल्कर, दे आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और बिजनेस एक्टिविटी विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, ये जो थ्योरी थी इसमें ये कहा गया कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले इन्होंने बताया कि ये जो लेबर है ना, इसको सबसे लास्ट में रखो, और ये जो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्या क्या, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन सबको इनका पेमेंट दे दो, फिर जो पैसा बचेगा वो लेबर को मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ये जितनी भी थ्योरीज हैं इसमें से ये बेस्ट थ्योरी है। ये थ्योरी दी थी फिलिप्स हेनरी ने। ठीक है, और इस थ्योरी में ये कहा गया कि ये जो वेज रेट है ये लेबर की एफिशिएंसी पर डिपेंड करना चाहिए। मतलब क्या, जितना लेबर एफिशिएंट है उसको उतना पैसा दो। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल थ्योरी यही है। ठीक है, जिसका जितना टैलेंट उसको उतना पैसा मिलेगा। According to this theory, wages are determined based on the production contributed by the last worker, that is marginal worker. His/her production is called marginal production. This theory is more practical among all others because it focuses more on the productivity of laborers and determination of wage rate as per their efficiency to work. इस थ्योरी में ये कहा गया, ये जो लेबर है, ये जो मार्जिनल वर्कर आएगा प्रोडक्शन प्रोसेस में और जो मार्जिनल प्रोडक्शन करेगा उस पर डिपेंड होना चाहिए कि उसका लेबर, उसका जो वेज रेट है वो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर 100 लेबर मिल करके 100 पेंसिल्स बना रहे हैं, ठीक है, और अगर एक लेबर ऐड होता है, ठीक है, और पेंसिल्स का जो क्वांटिटी है वो 105 हो जाता है, इस केस में एक एक्स्ट्रा लेबर के आने से 5 एक्स्ट्रा पेंसिल्स बनी। मतलब क्या, ये बहुत ही एफिशिएंट लेबर है और इसको इसके मार्जिनल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ये जो मार्जिनल लेबर है इसको पेमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये बस यही थ्योरी थी ये। नेक्स्ट वन इज बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस। बार्गेनिंग का मतलब वही होता है जो आप समझ रहे हो, जो हम करते हैं मार्केट पे। ठीक है, ये थ्योरी दी थी जॉन डेविडसन ने, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो वेज का फिक्सेशन होना है ये होगा लेबर यूनियन के थ्रू। मतलब क्या, ये जो काम करने वाले लोग होते हैं, ये जो वर्कर्स हैं, ये अपना एक ग्रुप बना लेंगे, एक यूनियन बना लेंगे, उसमें कोई एक लीडर होगा और ये नेगोशिएट करेगा किससे, तो एम्प्लॉयर से। यहाँ पे मैक्सिमम वेज रेट और मिनिमम वेज रेट फिक्स होना है और इसके बीच में नेगोशिएट करके जो दोनों ही पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल हो वो वाला वेज रेट डिसाइड हो जाना है। ठीक है, तो ये बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस यही कहती है।
नाउ मूविंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, इसको डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेजेस भी कहा जाता है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कहानी बताई थी कि कुछ थ्योरीज के बारे में ये कहा गया कि कुछ इकोनॉमिक्स का ये मानना था कि वेज रेट को डिसाइड करने के लिए अलग थ्योरीज की क्या ज़रूरत है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू भी डिसाइड कर सकते हैं। कुछ ने कहा कि नहीं भाई, अलग ज़रूरत क्यों नहीं है, एक्सप्लॉटेशन नहीं होगा ऐसे में लेबर्स का। तो जिन्होंने कहा कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं, ये वही इकोनॉमिस्ट्स हैं, ठीक है। और इसे कहा गया मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, ठीक है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डिमांड फॉर लेबर और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड फॉर लेबर को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला डिमांड फॉर प्रोडक्ट। अब सपोज लेबर कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी सामान बना रहा है, वो सामान अगर मार्केट में बिके ही ना, तो क्या यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा? नहीं होगा। तो क्या ऐसे में लेबर्स की डिमांड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो मतलब क्या, ये जो प्रोडक्ट लेबर बना रहा है, इसकी मार्केट में डिमांड क्या है, ये भी अफेक्ट करती है कि लेबर की डिमांड कैसे होने वाली है। वहीं अगर मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो लेबर्स की भी डिमांड बढ़ेगी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। बस वही लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बात आती है कि ये प्रोडक्ट जो है उसकी इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। मतलब क्या है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। सपोज अगर कोई ऐसे कमोडिटी के बारे में मैं सोच रही हूँ जो कि लग्जरियस आइटम है, और मैं ये सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास उतनी इनकम नहीं है, और उसको मैं आइडिया जो मुझे खरीदना है, इस आइडिया को मैं पोस्टपोन करती हूँ, और जब मेरी उतनी इनकम हो जाएगी तब मैं उसे लूँगी। मतलब क्या है, इसकी जो डिमांड है ये इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, इसको मैं पोस्टपोन कर रही हूँ। वहीं वैसे कमोडिटी जिसकी डिमांड मैं पोस्टपोन नहीं कर सकती, मुझे अर्जेंट है, मुझे वो चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना अभी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि इसकी डिमांड इनइलास्टिक है। तो यही होती है इलास्टिसिटी एंड इनइलास्टिसिटी। इसी तरीके से लेबर्स भी इलास्टिक एंड इनइलास्टिक होते हैं। अब अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कैसी है, ये भी अफेक्ट करता है कि लेबर की डिमांड कैसी होगी। जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि मेरे पास किसी सामान को प्रोड्यूस करने के लिए दो चॉइसेस है, एक मशीनरी है, एक लेबर है। अगर मशीनरी ज़्यादा कॉस्टली है तो इस केस में मैं किसको चूज़ करूँगी? लेबर को चूज़ करूँगी, है ना। तो डिमांड फॉर अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी अफेक्ट करती है लेबर्स की डिमांड को। अगला है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ लेबर। ये क्या कहती है? ये कहती है कि जब भी हम लेबर्स के नंबर को बढ़ाते हैं, सपोज मेरे यहाँ पे 10 लेबर्स काम कर रहे हैं, मैंने 11th लेबर को काम पे रखा तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ा, 12th को काम पे रखा तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ा, 13th को रखा तो बढ़ा, लेकिन 14th को जैसे ही रखा तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ना उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितना उस पर होने वाला खर्चा मेरा बढ़ रहा है। इस केस में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो कम है, उससे मेरा रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं ज़्यादा लेबर्स नहीं हायर करूँगी, या फिर मैं ज़्यादा लेबर्स की डिमांड नहीं करूँगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो किस टाइप का है, कैपिटल इंटेंसिव है या फिर लेबर इंटेंसिव है। अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो लेबर की डिमांड ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे लेबर्स की डिमांड ज़्यादा होगी। क्लियर। नाउ सप्लाई ऑफ लेबर, कौन कौन से फैक्टर्स लेबर की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, लेबर्स कहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है पॉपुलेशन, जिस देश में जितना ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लेबर्स उतने ज़्यादा मिलेंगे। एज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, हमारे मोदी जी कहते ही हैं कि हमारा युवा देश है, तो आप समझ सकते हो कि किस टाइप का पॉपुलेशन है और कैसे काम उनसे हम करवा सकते हैं। वर्किंग एज क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशन क्या है, जितना ज़्यादा एक्सपेंस है एजुकेशन में किसी भी कंट्री में उतना ही स्किल लेबर मिलेंगे। प्रेफरेंस बिटवीन लेजर एंड वर्क, काम कितना करना चाहते हैं, आराम कितना करना चाहते हैं। एटीट्यूड ऑफ वुमेन्स टुवर्ड्स वर्क, वुमेन कितना ज़्यादा वर्क फोर्स में आगे आती हैं। बर्थ कंट्रोल क्या है, किसी भी कंट्री में बर्थ कंट्रोल पॉलिसीज़ क्या हैं। वेजेस क्या है, देखो वेज रेट जितना ज़्यादा हाई होगा लेबर्स उतने ज़्यादा आएंगे, लेबर्स जितने ज़्यादा आएंगे वेज रेट उतना ज़्यादा कम होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ही है मान लो, ठीक है। इफ अदर थिंग्स आर कांस्टेंट जनरली एज वेज इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ लेबर विल इंक्रीज एंड वाइसा वर्सा, सो द सप्लाई कर्व फॉर लेबर स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब क्या है इसका, देखो आगे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू वेज रेट डिसाइड होता है। तो सीन यहाँ पे फिर वही है जहाँ पर डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे करेंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और वहीं पे वेज रेट डिसाइड हो जाना है। लेकिन आप उसको लिखने से पहले एक और चीज़ मेंशन कर सकते हो कि डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनेगा कैसे है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको भी आप अपने आंसर में लिख सकते हो और साथ में मेरे साथ बनाते चलना, ठीक है। तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा लेबर्स के केस में, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस ये आपका हुआ वाई एक्सिस, एक्सिस पे दिखाना है हमें डिमांड फॉर लेबर, वाई पे दिखाना है रेट, ठीक है। तो डिमांड कर्व जो बनता है वो हमेशा ही डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर वेज रेट ये है
मतलब रेट अगर ज़्यादा है तो आपका कम लेबर्स हम रखना चाहेंगे, तो डिमांड लेबर्स की कम होगी, ठीक है। और अगर वेज रेट कम है तो हम ज़्यादा करेंगे। मतलब क्या है इसका, सपोज़ आपके यहाँ पे कोई काम करने के लिए आता है, ठीक है, 10 लोगों की आपको ज़रूरत है और ये 10 लोग आपसे आके बोलते हैं कि हमें 1-1 हज़ार रुपये दो, बट आपका इतना बजट नहीं था, आप सोच के चले थे कि शायद 700-800 रुपये मांगे। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि देखो वैसे तो काम 10 लोगों का था, क्योंकि आप लोग रेट ज़्यादा मांग रहे हो इसीलिए कोशिश करो कि आप 8 लोग मिलकर ये काम कर लो, ठीक है। तो मतलब जितना ज़्यादा वेज रेट होगा उतनी डिमांड फॉर लेबर कम होगी, ठीक है। वहीं अगर अपोजिट केस है, आप सोच के चल रहे थे कि 10 लेबर्स आते हैं हमारे यहाँ पे और ये लोग हज़ार रुपये लेंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई हम 500 रुपये लेंगे। तो आप तो खुश हो गए, आप क्या करोगे, ठीक है कुछ और लोगों को बुला लो और बस मेरा काम जल्दी से जल्दी कर दो। तो इस केस में क्या होगा, रेट कम होने से डिमांड ज़्यादा होगी लेबर्स की, तो इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि सप्लाई कर्व कैसे होगा, तो सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, एक्सिस पे सप्लाई ऑफ लेबर, वाई पे रेट, कौन सा रेट, तो वेज रेट, ठीक है। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वेज रेट ऑफर होगा उतने ज़्यादा लोग काम करना चाहेंगे, तो जितना ज़्यादा रेट उतना ही ज़्यादा लेबर की सप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीन है। नाउ अभी देखते हैं कि कहाँ पे, कौन से वाले पॉइंट पे वेज रेट डिसाइड होगा। तो according to this theory, wage rate is determined by the interaction of demand and supply of labor. This can be shown with the help of the following diagram. अब यहाँ पे आप इस डायग्राम में इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे डी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, एस सप्लाई कर्व ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे डिमांड और वाई एक्सिस पे वेज रेट। तो जहाँ पे यानी कि ये जो ई वाला पॉइंट है, यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है और यहीं पे वेज रेट डिसाइड होना है, ठीक है। तो ये वेज रेट, साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया है, ये जो इक्विलिब्रियम वेज रेट डिसाइड हुआ है ये रीएस्टैब्लिश हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये पॉइंट मतलब क्या, किसी भी तरीके की सिचुएशन में वापस यही पॉइंट रीच हो जाती है, यही पॉइंट पे सेटलमेंट बना रहता है। द रीज़न इज इन एनी केस, अगर यहाँ पे देख सकते हो आप, इस ऊपर वाले केस में ये जो ई है इसके ऊपर वाले पोर्शन में सप्लाई जहाँ पे ज़्यादा है डिमांड कम है, यानी कि क्या, लेबर्स की सप्लाई ज़्यादा है बट उनकी जो डिमांड है वो कम है। इस केस में क्या होगा, तो उनको वेज रेट कम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि काम करने वाले लोग ज़्यादा है, काम कम है, तो वेज रेट कम मिलेगा। तो वापस ई वाला पॉइंट रीस्टैब्लिश हो जाएगा। वहीं इन एनी केस अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ज़्यादा है, लेकिन जो लेबर्स की सप्लाई है वही नहीं है इतना, तो वो लोग जाहिर सी बात है ज़्यादा वेज रेट मांगेंगे, उनको पता चलेगा कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है मार्केट में, तो यहाँ पे वेज रेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा और ये ई वाला पॉइंट रीअटेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे वही चीज़ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।